ठीक है, तो ये है अजोला। अजोला अगर हम 5 मिनट में मैं अजोला ख़त्म करता हूँ आपको, सिर्फ 5 मिनट में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में कर लूँगा। अजोला है क्या? अजोला एक घास है जो पानी में चलता है, बस सिंपल, पानी में चलने वाला घास है। अजोला ही क्यों? जो पशुपालन करते हैं उनके लिए अजोला ही क्यों? अजोला इसलिए ज़रूरी है कि जो आप फीड खिलाते हो, पशुओं को देते हैं ना फीड, है ना, बोरियों में लाते हैं। कितने का बोरी पड़ता है आइडिया से? 1200 वाला बोरी तो अब नहीं मिलता है, हो सकता है अभी थोड़ा कोई और कंपनी का, लेकिन 2000 रुपये तक का बोरी, 1800-1700 से कम की बोरी तो नहीं है जो आप फीड खिलाते हैं। हाँ नहीं, छोटी की बात नहीं, एक बोरी की बात कर रहा हूँ। हाँ छोटी तो कम का होगा। तो अल्टीमेटली आप यानी कि इस और इसको कितने की? हाँ तो साइज छोटा होगा ना, लेकिन जो भी एक्चुअल जो बोरी आता है ना वो ऑलमोस्ट करीब 1800-1700 का है। ठीक है, अब इस गोदरेज की, अच्छा हो सकता है मे बी। इसको लगाने में जो खर्च आता है, जो पहले लगा के लोग गए हैं, जैसे आपने बोला कि 1-1.5 साल पहले कोई लगा के गया है, तो वो जो कॉस्ट था वो लगाते थे कितने का? 3800-4000 का। ठीक है ना, मैं इसको लगवाता हूँ 2500 में, 2600 लगाने, अगर बंदा लगाने के लिए जाएगा यहाँ से तो 2600 में लगेगा। ये जिसको लगवाना हो बता देना, आपने कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दूंगा आपको। और ये इतना बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया इसलिए है कि इसमें 36%, 20 से लेकर 35% तक प्रोटीन होता है, जो सबसे ज़रूरी है गाय के लिए, सबसे ज़रूरी भैंस के लिए। और इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो उसके लिए अलग से भी आप खिलाते हो, जैसे मिनरल मिक्सचर खिलाते हो, कैल्शियम वगैरह खिलाते हैं ना, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा कैल्शियम है। और जितने तरह के घास आप खिलाते हो, चाहे आप वो क्या नाम, हरा चारा में आप बरसीम खिलाते हो, चाहे आप जई खिलाते हो, चाहे जो भी खिलाते हो, आप जो भी घास खिलाते हो, चाहे घासनियों से घास लेके आते हो, वो उन सब से न्यूट्रिएंट इसका कई गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, खिलाना कितना है कि अगर और दूसरा बात, इसको लगाने के बाद जिस दिन हम लगाएंगे उसके 15 दिन के बाद से आपको इसमें से अजोला निकालना शुरू करना है। 15 दिन तक नहीं निकालना है, जब पूरा कवर हो जाएगा, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। तो डेली आप जो निकालेंगे अजोला, वो निकलेगा करीब 1 किलो, इतने साइज से। तो ऑलमोस्ट 1 किलो से हम बोलते हैं कि 1 किलो पशु को नहीं खिलाना चाहिए। इसको पशु को खिलाना है एक टाइम में आधा किलो से लेकर के 750 ग्राम, मतलब हाफ केजी रखिए आप। तो जो हम छान के निकालते हैं वो ऐसे छाना और निकाल करके हमने खिला दिया। तो इसको जो हम लगाते हैं, लगाने के बाद 15 दिन के बाद आपको निकलना शुरू होगा। और इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, कोई न खाद डालना है, ना कोई दवाई डालनी है, ना कोई यूरिया 12-32 या कोई भी पानी में कुछ नहीं मिलाना है। इसमें जो कुछ भी मिलेगा वो अगर 6 महीने में 1-2 बार डालना है, महीने के इंतराल पे 1-आध किलो गोबर को पानी में घोल के और इसके पानी में डाल देना है, बस। ना इसमें बदबू आती है, ना कुछ होता है। ये पूरा और ग्रीन कलर में, पूरा जैसे आप देख रहे हो ऐसा ग्रीन कलर में कवर होता है, ये पूरा कवर हो जाता है। फिर इसको हम छान करके निकालते हैं। ठीक है, और इसी को हम खिलाते हैं। जितना आप आज निकालोगे उतना ही कल बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी में चलता रहता है, कभी भी आपको इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अजोला की पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप इसको लगा देंगे और लगा के भूल जाइए, मतलब साल दर साल आपका ये चलता रहेगा। साल में एक बार इसका पानी पूरा निकाल देना है और दूसरा पानी उसमें भर देना है। प्लास्टिक का टैंक होता है, उसके ऊपर शेड नेट डला होता है। आपके पंचरुखी बहुत सारे यहाँ पर करीब 25-30 लोगों ने लगवा लिया। पिछले वाला भाई ग्रुप आया था, उन्होंने भी करीब 7-8 लोगों ने लगवाया था। तो अगर लगवाना हो तो ये लगता है। और ये इसकी जो लाइफ है, जहाँ लगाना है, जहाँ पे है, वो ज़मीन समतल होनी चाहिए। ये देखना ज़रूर, ध्यान रखना है। कोशिश ये करनी है कि घर के आसपास ही लगाएं। घर के जहाँ पर पशु बांधते हैं उसके आसपास लगा सकते हो आप। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी पानी लगेगा एक ही बार भरना है। और 15 दिन के बाद 1 बाल्टी पानी उसमें डाल दीजिए। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो उसमें से 1 बाल्टी निकाल दीजिए। इसमें और कुछ नहीं, बैलेंस करना है, पानी को रखना है। अगर धूप से उड़ रहा है पानी तो हम 1 बाल्टी पानी उसमें सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इसमें डाल दो। बरसात का समय आएगा तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट भी देते हैं। तो जब हम ढकते हैं, शेड नेट डालते हैं, तो उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट को डाल देते हैं, तो पानी दोनों साइड से बाहर निकल जाता है, इसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये है अजोला का पूरा
जानकारी, ठीक है ना। कैसे खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, वो सारा आपको इसमें एग्रीकल्चर उसमें दिया हुआ है। आप कभी भी इसको अपने तरफ से देखना इसको कि क्यों लगाना है, क्यों नहीं करना। और जो लोग पशु पालते हैं, एक चाहे वो बेचने के लिए, दूध के लिए या खुद के लिए भी, क्योंकि इसका जो प्रोटीन होगा वो ऑर्गेनिक होगा, कोई केमिकल नहीं मिला होगा। आपका फीड में ऑर्गेनिक केमिकल मिला हुआ होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होगा। और 1-1.5 महीना इसको फीड के साथ खिलाना है। जैसे आपने अगर एक बोरी फीड लाते हैं 1 महीने में, तो 1 बोरी की जगह शुरुआत में आधा बोरी कर देना है। जब आप इसको खिलाने लगे, 1-2 दिन नहीं खाएगा अगर थोड़ा बहुत, तो थोड़ा थोड़ा मिलाना है, 100 ग्राम 200 ग्राम उसमें मिलाना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। और जब ये पूरी तरह से खाना शुरू कर देगा, तब उसके बाद आपने धीरे धीरे फीड को 1-1.5 महीने के बाद बंद कर देना है। ये है इसका पूरा जो आप इसको कर सकते हो। विटामिन, मिनरल, सब कुछ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ये तो फ़ायदा हुआ जो खिलाने में होगा, जो कॉस्ट में आपका लग बचेगा। दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि गाय जो कब हीट में आती है, मतलब एकदम टाइमली आएगी, वो चीज़ें, इसका मतलब बॉडी का बैलेंस बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। बॉडी का ग्रोथ, बॉडी का बैलेंस, और भी बीमारियां जो पशुओं में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका अजोला के बारे में, ठीक है। और कुछ पूछना है? इसका दायरा कितना बड़ा होना चाहिए? 10 फीट बाई, जितना में मैं खड़ा हूँ इतना सा एरिया। और मैं तो कहता हूँ कि सबको लगवाना चाहिए एक एक। और देख, अगर आप लोग एक ही गांव के हैं तो अगर लगवाना होगा तो कम से कम 3 लोग होंगे, तभी बंदा भेज दूंगा मैं, वो जा कर के आपको एक दिन में, संडे वाले दिन वो आकर के आपके पास। अभी तो लगाया, अभी बैजनाथ के पास ही एक फौजी रहता है, कल परसों तो उसको लगवा के आए, उसने 2 लगाया है, उसके पास 6 गाय है। शेड नहीं बना रहे, शेड बना रहे, ये शेड नहीं है, आपको शेड वो सब कुछ वही बना बनाया मिलेगा आपका। हाँ, नीचे टैंक होगा ना, जैसे एक टैंक होगा और टैंक के ऊपर शेड लगा होगा, और उसी का अलग से प्लास्टिक देते हैं उसी को ऊपर से ढकने के लिए। वो जब ज़रूरत होगा बरसात के समय में, जैसे जून जुलाई में, तब उसको डालना है, अदरवाइज तो डालना नहीं है। जितना धूप आता है वो धूप को रोकने के लिए है, सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, मतलब गर्मियों में। और जितने भी लोग पशु पालन करते हैं, अगर पशुओं के लिए थोड़ा भी आपके पास ध्यान रहता है तो ज़रूर लगवाओ आप इसको। जैसे बाकी देख लेना आप लोगों ने, ठीक है ना, जिसने भी लगवाना है। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर भी इसमें भी है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेना जब ज़रूरत हो। 94 184 94184 94333। 94 184 94 333 94184 94333, 3 बार 3, ठीक है। तो ये तो हो गया अजोला का। अब हम आते हैं सब्जियों के उत्पादन के बारे में, ठीक है ना। एक अब आपके पास कितने लोग हैं? 3 4 4 8 4 12 4 16 17 18 20 लोग हैं, जो भी हैं। तो एक एक प्रश्न जरूर करेंगे ताकि मैं उससे संबंधित आपको जानकारी दे सकूं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मेरा नाम डॉक्टर BN सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा कर लेना, SINHA। मोबाइल नंबर में कर लेना, और आपने मिस कॉल मार दे, अभी नहीं मारना क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ना, तो आप लोगों ने मिस कॉल इसमें लगा देना आपने। बाद में जब क्लास ख़त्म होगी तो आपको एक लिंक भेज दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे जोड़ दूंगा, या एक कागज़ पे आप सारा मिल करके नाम लिख दो मेरे को, तो मैं जोड़ दूंगा। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी बात करनी, कोई उसमें 700-600 करीब लोग हैं, तो कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं, जैसे गुड मॉर्निंग ये सब मैसेज नहीं आता। उसमें जो भी आता है एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, और या जो मैं वीडियो डेली डालता हूँ वो उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप एक कागज़ ले लो, आप अपना व्हाट्सएप नंबर अगर हो तो उस पर लिख देना, फिर मैं बाद में जोड़ दूंगा उसको, ठीक है। एक कागज़ सर्कुलेट कर दो, अपना व्हाट्सएप नंबर आप उस पर लिखते हुए, और ताकि लास्ट में मेरे को दे देना आपने, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करें। ये तो अजोला हो गया, समझ में आ गया अजोला का। कोई प्रश्न है और अजोला से संबंधित छोटी मोटी कोई प्रश्न है तो? नहीं है? हाँ जी, ज़्यादा आपको भी आ जाना ना, उनको ज़्यादा आ जाएगा तब। जैसे इसमें ये घास निकालना है, इसके
सुनो आप एक चीज़ बताओ ना, सुन लीजिए आप लोग। इससे घास कैसे निकालना है? आपने नाम नहीं लिखना उस पर, जो कागज़ आप सर्कुलेट करोगे ना, खाली मोबाइल नंबर बहुत है, मोबाइल। हाँ, क्या आप बोल, घास इसको कैसे निकालना है? आटा चालने वाली छन्नी होती है ना, आटा चालने वाली छन्नी को आपने लेना, वो एक 10-15 रुपये का जो बिकता है प्लास्टिक वाला, है ना, वो जो बाज़ार में भी आपके घर में भी बेचने आता है प्लास्टिक वाला, वो भी, उसको आप, उससे आपने बस पानी में ऐसे डिप करना है, ऐसे निकाल लेना है, पानी नीचे रह जाएगा और अजोला आपके छन्नी में आ जाएगा। बस वही आपका खिलाने के लिए हो गया। थोड़ा सा उसको पानी में ऐसे ऐसे करके धो दो, वो ग्रीन ग्रीन होता है, बड़ा अच्छा लगता है वो देखने में, और उसको हल्का सा पानी से धो दीजिए और उसको सीधा फीड में मिला दीजिए, ड्राई पाउडर में, या जैसे भी आप तूड़ी के साथ या जैसे भी आप डालते हो वैसे उसको मिला करके डाल सकते हो। और कुछ पूछा आपने? कैसे निकालना है? इसमें जाना नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। और इतना पानी होता है कि इसमें अगर बच्चा भी कोई गलती से चला भी जाए तो कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना सा पानी होता है, इतना सा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालते हैं, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ सबको लगाना चाहिए। अच्छा, एक एक प्रश्न हम करेंगे जो आप पूछने आए हो, क्योंकि उससे आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा और मेरा भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मैं टमाटर पढ़ाने लगूँ, बैंगन पढ़ाने लगूँ तो फिर ख़त्म हो जाएगी कहानी। हाँ जी मैडम जी, आप शुरू करो। कुछ क्या पूछना चाहते हो आप? शर्माओ नहीं आप, बिल्कुल आप पूछो, बेधड़क पूछो। अगर आप खेती करते हैं तो कुछ जो भी जानकारी आप चाहते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है खेत में। नहीं, इनको पूछने दीजिए, आप अपना सोच के रखिए। लहसुन प्याज की तो बहुत बीमारी लगती है। सुनिए, आपका भी नंबर आएगा। लहसुन में तो बीमारी लगती है। लहसुन में बीमारी लगती है, आप अपनी भाषा में पूछो, मेरे को समझ में आता है। मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन समझ तो जाता हूँ। हाँ, क्या बीमारी लगती है आपको, कैसी समस्या आती है? कीड़े लग जाते हैं नीचे से। देखिए, लहसुन और प्याज में होता क्या है ना, हम लहसुन प्याज लगाते हैं, आजकल देखा होगा कि अब जो सर्दियों का मौसम था उसमें पीले पड़ गए थे, और उसका पीला होने का एकमात्र कारण था ठंडा मौसम। ठंडा मौसम होने के कारण वो, अब जो पीलापन अगर आता है इसके बावजूद भी, तब बीमारी हो सकती है। तब क्या होता है, जड़ में दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो जड़ में रॉट लगता है, जो जड़ गलने वाला बीमारी लगता है, जड़ें उसकी, और दूसरा दीमक लग जाता है। तो ये दोनों कंडीशन में लहसुन और प्याज में ये प्रॉब्लम आती है। कई बार दीमक प्याज में ज़्यादा लगता है, और दूसरा थ्रिप्स लगता है इस समय। एक जो छोटा वाला कीड़ा होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा, वो पत्ते का रस चूसता है, वो लहसुन का भी पत्ता। हाँ जी, नहीं होती थी यार। पनीरी के लिए तो हम और आपको बताएंगे। तो वो जो रस चूसता है तो उससे पत्ता क्या होगा, पीला हो जाएगा, और पीला हो गया ना, थोड़ा मुड़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा लहसुन का पत्ता हो रहा है तो डेफिनेटली है कि उसमें थ्रिप्स है, ठीक है ना। और जो पनीरी की में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम पनीरी में आती है कि जब हम पनीरी लगाते हैं, लगाने के बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि हमारा पनीरी उड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में कि जल गया। तो प्याज की पनीरी में खास करके समस्या कई बार आती है। तो नॉर्मली उसके समय में हमारे साथ आता है, जैसे दो दवाई आती है, एक है बेबिस्टिन और दूसरा है डायथेनियम 45। वो दवाई हम उसमें डालते हैं। अगर हमको जर्मिनेशन, जैसे ही लुंगे निकलने लगे, अंकुरित होने लगे, जैसे ही होने लगे, उसी समय आपने डायथेनियम 45 और बेबिस्टिन इसमें डालते हैं, उसी समय डालते हैं। और डालने के लिए आपको फुहारे से, स्प्रिंकलर से नहीं, फुहारे से हम इसको सिंचाई करते हैं, उसी दवाई को घोल करके, तब ये कंट्रोल होगा आपका। बाकी खरपतवार नियंत्रण, कई बार घास बहुत उग जाता है, जब आप पनीरी लगाते हो प्याज की तो उसमें घास बहुत आ जाते हैं। तो एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराफेन। वो दवाई का अगर आप स्प्रे करोगे तो प्याज रह जाएगा और घास खत्म हो जाएगा। और ये इस समय के प्याज को लगाने के बाद भी कर सकते हैं, ऑक्सीफ्लोराफेन। और ये दवाई जो डालते हैं वो 10 लीटर पानी में 4 ml। हाँ, वो उतनी दवाई डाल करके अगर आप स्प्रे करोगे तो घास खत्म हो जाएगा और प्याज रह जाएगा। लहसुन में भी कर सकते हैं इसको, और आप प्याज में भी कर सकते हैं। ऑक्सीफ्लोराफेन गोल के नाम से आता है, आप इसको गोल भी बोलेंगे तब दे देगा वो, गोल, GOAL, गोल। हाँ जी, हमने तो डाली है वो में घास की। नहीं प्याज में वो लहसुन में डाला है दवाई, घास खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो जाता है सारा घास। ऑक्सीफ्लोराफेन इसको बोलते हैं, वैसे बाकी गोल बोलते हैं। हाँ मैडम जी, आप प्याज और लहसुन में, सिर्फ प्याज और लहसुन में ये चलेगा, प्याज लहसुन में सिर्फ। लहसुन प्याज सब्जी है।
एक भी घास, तीसरे दिन घास सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे चौड़े पत्ती वाले हो, चाहे बड़ी मुश्किल वाले घास हो, कई सारे होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्याज प्याज रह जाएगा। ज़्यादा दवाई की मात्रा नहीं डालनी है, 10 लीटर पानी में 4 ml, इससे ज़्यादा दवाई नहीं डालनी है। ऐसा ना बरसात में दान के मारे के कैसे जीजू लग जाते हैं? किस में? दान से धान? धान सूख जाता है? हाँ। कैसे सूख जाता है? पता नहीं ये जिन्ने से जड़ से सूख रहा है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, या तो धान के खेत में वैसे दीमक नहीं लगता है, धान के खेत में खैरा रोग लगता है कई बार। यहाँ पर देखा है मैंने, जिंक की कमी, अगर जिंक की कमी रहेगी तो धान पूरा जला हुआ जैसा नजर आएगा। ऐसा होया था हमारा। ऊपर ऐसे डंडी से ना हाँ हाँ, तो जिंक, जब आप खेत की तैयारी करते हैं ना, उसी समय आपने जिंक मिलाना है। एक कनाल में 1 किलोग्राम अगर आप जिंक मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट करके आता है, या बाद में आप जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है आपका जो खैरा डिजीज है। अगर आपके खेत में इस साल प्रॉब्लम नहीं था और अगले साल आने की संभावना हो, तो अगर इसके पत्ते अगर जलने लगें तो जिंक का स्प्रे करो आप, तो कंट्रोल हो जाता है ये। स्प्रे दिख रहा है या पेट्रोल? नहीं तो आपको दवाई अगर सही मिलेगा तभी। ये खाद है, ये खाद की कमी से होता है, ये बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं है ये। तो सड़ते नहीं दान को। नहीं, धान की जरूर, खाद की बात नहीं बोल रहा हूँ, खाद नहीं डाल, ये खाद है। जिंक जो है ना, ये पोषक तत्व है। जैसे हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसी तरह से ये पोषक तत्व है। ये कोई बीमारी के लिए दवाई नहीं है, ये जो मैंने जिंक का नाम बताया, इसलिए इसको डालना है। ठीक है? हाँ मैम। जैसे अभी सरसों पकने लगती है ना, तो उसमें लास्ट टाइप में कीड़े पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब आजकल सरसों का पौधा होता है ना, सब्जी वाला तो कोई भी नहीं है, चलो जो हम लगाते हैं ना, ये सरसों लगाते हैं, तो आप देखेंगे इसी समय तेला लगता है। वो तेला समझते हैं? एफिड, बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में काले काले रंग का कीड़ा चिपका होता है। इवन आप उसके पत्ते के नीचे भी हो जाता है कई बार, कोमल पत्ते के नीचे, और ये ऊपर वाले भाग में ही होता है। ऊपर का इतना भाग जो होगा सरसों का, उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ मुलायम होगा ये क्या करता है, रस चूसता है ये कीड़ा, और ये उड़ता नहीं है, ये चिपका ही रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो अगर आपका सिंपल तरीके से थोड़ा बहुत खेत लगाया है, कनाल, आधा कनाल लगाया है, तो आप शैम्पू का स्प्रे कर दो ना। एक पंप में शैम्पू जो हम लगाते हैं बालों में ना, उसका स्प्रे कर दो आप, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। 1 स्प्रे या 2 स्प्रे कर दो तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, शैम्पू से ही ख़त्म हो जाता है। एक पंप पे कितने पैकेट डालते? 1 पैकेट डालना है, जो 1 रुपये का, 1.5 रुपये का पाउच आता है। सर गेहूं में भी लग रहे हैं ये हाँ, ये गेहूं में भी लगता है, गेहूं के पत्ते। अब गेहूं में भी स्प्रे कर सकते हो आप, और नहीं तो आपका दूसरा दवाई जो है, जो घर में होता है, मैं घरेलू दवाई भी बता देता हूँ। आपका जो खाने वाला सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा होता है ना, सुन लो आप लोग, जो खाने वाला सोडा होता है वो एक पंप में, एक में करीब करीब 2 से 2.5 चम्मच उसको डाल करके आप स्प्रे करेंगे, तब भी ये कीड़ा खत्म हो जाता है। गेहूं में भी कर सकते हो आप। ये पत्ते के नीचे होता है, रस चूसता है, और फिर पत्ते बाद में पीले हो जाते हैं। पिछले साल दिन खा रहे थे सर एक पंप में कितने? 2 से 2.5 चम्मच खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा यूज़ करना आपने, दूसरा वाला कास्टिक सोडा नहीं, जो कपड़े साफ करते हैं। ठीक है? हाँ जी मैम। मेरा तो अजोला का हो गया। अजोला का आपका हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने बिल्कुल ध्यान लगा के आया था, और अच्छी बात है। हाँ जी, पूछो आप, कोई चक्कर नहीं है, अपनी भाषा में बोलो आप। नहीं, आपका भी नंबर आएगा, हम आ रहे हैं वहाँ, सोच के रखो आप। आजकल जो जल्दी सुनिए, हाँ, मटर आजकल जो होता है, मतलब पीले हो जा रहे हैं वो। देखिए मटर में जो प्रॉब्लम आती है ना, मटर जब आप लगाते हैं और जब फलने का टाइम आता है, तो आप देखेंगे कि 2 तरह से मटर सूखता है। एक मटर का पौधा पीला होता है, यहाँ से एक हो गया, वहाँ से एक हो गया, वहाँ से एक हो गया, ऐसे अलग अलग। और एक होता है कि पूरा का पूरा क्यारी है आपका पीला होने लगता है। ये दोनों अलग बीमारी है। एक है जो इक्का दुक्का यहाँ वहाँ होता है, उसको हम बोलते हैं मोस्टली फ्यूजेरियम बिल्ट। वो बिल्ट होता है, सूखने वाली बीमारी, वो पौधा सूख जाता है, और उसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया है। आप मटर जब लगाने जाते हैं तो मटर में एक दवाई होती है, जैसे थीरम है, जीरम है, कैप्टान है,
या आपका बेबिस्टीन है, सबसे सस्ता बेबिस्टीन होता है। तो मटर के बीज को लेकर के उसको थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए आप, जैसे 2 किलो या 4 किलो जो भी बीज आप लगा रहे हो, और उस पर बेबिस्टीन डाल दो आप। फिर उसको अच्छी तरह से कोई लिफाफे में डाल करके उसको थोड़ा सा घुमाओगे तो पूरी तरह से उसके ऊपर कवर हो जाएगा। फिर उस मटर को आप लगाइए, तो ये बीमारी जो है आपकी कंट्रोल में रहेगी। स्प्रे जब अगर आपने वो नहीं कर पाया तो आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करेंगे आप कैसे, तो आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है बेबिस्टीन और M45 और इसका स्प्रे करना है, तो पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। ठीक है, हाँ जी। प्याज में आजकल ना जो होते हैं पत्ते प्याज के उनमें फंगस आ जाता है। फंगस आ जाता है, आज उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। याद रखना आपने, क्या बोलते हैं? डाउनी मिल्ड्यू। वो काले रंग का पाउडर उसके पत्ते के ऊपर आ जाता है, देखा भी होगा, भूरे रंग का। और वो पाउडर जो है वो क्या होगा, पत्ता अपने आप गिर जाता है और पूरा का पूरा आपका खेत जो बहुत सुंदर प्याज का चल रहा था वो अपने आप उसके पत्ते मुड़ जाते हैं और करीब करीब सूखने की स्थिति में हो जाता है। फिर बाद में से नए पत्ते निकलते हैं, प्याज का साइज छोटा छोटा रह जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपको लगे ना कि आपके गांव में भी अगर ये बीमारी किसी के खेत में आ गई है थोड़ा बहुत भी, या किसी ने बोलते, तो आप उसको स्प्रे कर दो। क्या स्प्रे करना है आपने? इसमें नॉर्मली तो बेबिस्टीन और M45 से कंट्रोल तो हो जाता है। बेबिस्टीन 1 ग्राम और M45 जो डायथेन M45 है वो 2.5 ग्राम ले करके 1 लीटर पानी में उसका अगर स्प्रे करेंगे तो ये कंट्रोल रहेगा, अगर बीमारी नहीं आई है। अगर बीमारी बहुत तेज़ी से आ गई तो रीडोमिल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है ना, रीडोमिल बहुत बढ़िया काम करता है इसमें, रीडोमिल MZ करके आता है। तो ये प्याज, और ये आजकल ही आता है, अगर अभी नहीं आया है आपके तो इस समय आप इसका स्प्रे दोनों में से किसी का भी कर दो आप, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। हाँ जी मैडम जी, आप बंटी जी। ये जो कड़वे करेले होते हैं ना सर, हाँ उसमें भी वो जो पत्तियां होती है, हाँ, वो जाले जाले बन जाते हैं। जाली जाली बन जाती है। जो करेले नहीं, वो कड़वे करेले में नहीं, सभी करेले में। आप बरसात वाला खास करके करेला देखोगे आप, तो जो हम तन पे डालते हैं, है ना, तो या झाड़ियों झुड़ियों पे चढ़ जाता है, तो आप उसके पत्ते देखोगे जाली हो गया बिल्कुल, कुछ भी उसमें नहीं बचता है। उसको बिटल बोलते हैं, एक हड्डा बिटल होता है, वो बिटल होता है पीले रंग का होता है और वो उस पर कांटे कांटे जैसे बने होते हैं, देखा है आपने? और वो पूरी तरह से आपके पत्ते का जाल कर देता है। वो सारा जो आपका ग्रीन पोर्शन है ना पत्ते का, वो सब खा जाएगा, सिर्फ वही। और वो बाद में जब वो कीड़ा ही कीड़ा दिखता है बस, बाकी में बाद में आपको पत्ते भी नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा। और उसमें जिसमें पत्ते नहीं होंगे तो डेफिनेटली है कि फलन कम हो जाती है, फलता ही नहीं है, या नए पत्ते निकलेंगे बाद में, थोड़ा बहुत चलेगा तो चलेगा। और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पौधा पूरा ही सूख जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आप होता है, एक आता है इमीडाक्लोरोप्रिड, इमीडाक्लोरोप्रिड आता है। ये दवाई कॉन्फिडोर करके नाम से, कॉन्फिडोर लिख लो आप, कॉन्फिडोर करके नाम से आता है। इस दवाई को अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये काफ़ी हद तक ये कंट्रोल रहता है। और नहीं तो सुन लो आप, कॉन्फिडोर। और इसको नहीं होगा तो चूल्हे का राख जो होता है ना, उसको अगर आप डालेंगे इसके ऊपर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, लेकिन शुरुआत में। तो इससे चूल्हे की राख से तो ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको मारना अगर है कि ख़त्म करना है कि ये भाग जाएगा, तो उसके लिए आपको इमीडाक्लोरोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से मैं बताया वही चलेगा आपका। उसको स्प्रे करेंगे तो ये पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। और ये करेले में बहुत बड़ी समस्या है। ये जहाँ भी करेला लगाते हैं ना, उसमें ये जब तक वो स्प्रे नहीं करेंगे तो इसका जो कीड़ा है ना बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से पीले रंग का होता है, कांटे कांटे जैसे उसके ऊपर नज़र आता है देखने को। और ये करेले में, खास करके करेले से खीरे में नहीं जाएगा, ये करेला में ही रहता है ज़्यादातर। हाँ जी सर, नींबू के पौधे में ना बिल्कुल ब्रीक स्पेस पे मक्खियाँ लगती हैं और फिर बाद में वो ऐसे हाँ, वाइट फ्लाइज फैल जाती है। बहुत ये शिमला मिर्च में भी होता है। सरसों में भी होता है। आप लोग बात मत करो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछना है? ये पूछ रहे हैं इनका तो सुन लो आप, फिर आपका ये नहीं सुनेंगे। इतना मुश्किल से मैं, इतना बढ़िया ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज होता है, आप लोग आते हो इतना कष्ट करके। अब मेरी बात तो सुन लो आप। मुझे भी पता है कि पढ़ने वाली बात कर रहे हो आप, कोई घर की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन सुनोगे तभी तो ये प्रॉब्लम आती है, खास करके वाइट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं इसको।
और ये बहुत ही छोटा होता है, उड़ता है, नज़र आता है। पत्ते को हिलाओगे ना तो उड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। और शिमला मिर्च में हरी मिर्च के पत्ते के नीचे भी रहता है ये। और इसमें क्या बोलते हैं, नींबू में खास करके पत्ते के नीचे रहता है, कई बार जाली भी बना देता है, जाला टाइप का। ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल क्या करना है, ये क्या करता है, रस चूसता है पत्ते का रस जब चूसेगा तो पत्तियां ऊपर से पीली पीली नजर आएगी आपको। नींबू का पौधा भी, या पत्ते जब बहुत ज़्यादा पीले हो जाएंगे तो पत्तियां गिरने लगती है अपने आप ही। काला काला रंग भी आया। हाँ, उसके बाद वो काला काला भी आता है, उसको बोलते हैं, उसका जो एक्सक्रीटा रहता है ना वो उसके साथ चिपका रहता है, और वो भी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आता है एसीफेट करके आता है, एक एसीफेट, बहुत अच्छी दवाई है ये। एसीफेट को अगर आप दवाई को डालोगे तो काफ़ी हद तक वाइट फ्लाइज का कंट्रोल हो जाता है। और इमिडाक्लोप्रिड भी चलेगा इसमें, इसको भी आप डाल सकते हैं, दूसरे को भी डाल सकते हैं, इमिडा को भी डाल सकते हैं, कॉन्फिडोर जिसको मैंने बताया, और आप एसीफेट को भी डाल सकते हैं। इसको एसीफेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, और जो इमिडाक्लोप्रिड है वो 10 लीटर पानी में 5 ml, मतलब आधा ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपने डालना है। या 1 ml भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, 1 ml पर लीटर भी डालेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है आपको। ठीक है, हाँ जी, आपसे। पपीते के बारे में पूछ रहा था। हाँ बोलिए 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 बोलिए, ठीक बोले। मेरे वो शर्ट है ना। हाँ, पपीता, हाँ हाँ, कब लगाया था? पिछले साल से लगाया ना। अच्छा, पपीता एक्चुअली हमारे यहाँ की क्रॉप नहीं है, पपीता हिमाचल की क्रॉप है ही नहीं। हम जो लगाते हैं वो घर के पास लगाते हैं जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए वो हो भी जाता है। पपीता को जहाँ पाला गिरता है वहाँ पपीता नहीं चल सकता, ना पपीता चलेगा ढंग का और ना केला चलेगा ढंग का। तो जहाँ पाला नहीं गिरता है वहाँ पर केला पपीता आप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। यहाँ हिमाचल में काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह ही पपीता को पपीता घर के पास, एकदम बिल्कुल घर के आसपास में अगर लगाएंगे तो वहाँ पाला गिरने की संभावना थोड़ी कम रहती है, वहाँ तो ठीक रहेगा। होता क्या है ना कि जब हम पपीता लगाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हिमाचल में आता है वो है इंजरी आती है, जिसको हम फ्रॉस्ट इंजरी बोलते हैं, है ना। और वो फ्रॉस्ट इंजरी इसमें सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत करता है। जैसे पपीता क्या है, 1 साल की फसल नहीं है, आपने जनवरी में लगा दिया तो ये पकते पकते जो पहला फल पकेगा मिलेगा आपको वो अक्टूबर नवंबर में मिलेगा, फिर 7-8 महीने के बाद। और जैसे पकने का टाइम आएगा तो कोरा पाला गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे पाला एक दिन 2 दिन भी गिरेगा तो इसके ऊपर जो है इंजरी आ जाएगी, और इंजरी हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये ब्लैक होकर के सड़ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि जो पौधा होगा वो उसकी जड़ों में पानी बहुत होता है, तो जो पाला गिरता है तो क्या होगा कि जड़ें इसकी कमज़ोर हो जाती है, और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा वो पौधा अपने आप आपका मर जाएगा या गिर जाएगा। टाइम लगता है इसको, तुरंत कोहरा लगेगा पाला गिरेगा तो नहीं मरेगा ये, इसको टाइम लगता है। लेकिन 2 महीने 2.5 महीने के बाद आप देखोगे अल्टीमेटली मेरा पौधा जो है पूरी तरह, या जो फल हैं वो सारे सड़ गए फ्रॉस्ट के। फिर अगेन जनवरी में लगेगा फल, फिर तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि, कुछ जगह चांसेज भी हैं जहाँ पके हुए फल मिल जाते हैं, बहुत जगह पके हुए फल मिलना बड़ा मुश्किल होता है हरा। और कई बार हम कहते भी हैं कि पपीता को अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो कच्चा खाना शुरू कर दो, कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है वैसे पपीता ना, बशर्ते कि आप उसको पका के खाते हो तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपका, इसका कोई दवाई नहीं है, इसको है कि सिंपल कि घर के पास आप लगाइए तभी ये कंट्रोल रहेगा। अगर कोहरा से बच गया तो 2 साल 3 साल 4 साल भी निकाल देगा, लेकिन अगर पाला एक बार भी लग गया तो पूरा पौधा जो डेवलप हुआ था वो सारा खत्म हो जाएगा, उसके फल भी गिर जाएंगे सारे। हाँ जी सर, खीरे या ककड़ी वगैरह लगाते हैं ना, हाँ। वो मतलब होते हैं जो फूल पड़ते हैं ना, जब फूल से वो देखिए, खीरा ककड़ी वगैरह हम अभी अब लगाएंगे, इस समय लगाते हैं ना गर्मियों वाला, है ना। अभी आप खीरा, घिया, डानी, करेला, ककड़ी जो भी आप लगाते हो, इसमें सबसे पहली समस्या क्या आती है, जिसका जो पौधा बड़ा होने लगता है थोड़ा सा, है ना, जैसे बड़ा होने लगेगा, जब उसके 3-4 पत्ते आने लगते हैं तो क्या होगा, इसके पत्ते को जाली कर देता है। आपने एक देखता है भुंडी बोलते हैं आप लोग, नारंगी कलर का होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? मक्खी एक अलग चीज़ हो गया, मक्खी तो काले रंग का हो सकता है, लेकिन वो फ्रूट फ्लाई नहीं, फ्रूट फ्लाई अलग चीज़ है। ये है एक नारंगी कलर का रंग का होता है, और ये आजकल बहुत तेज़ी से फैलना शुरू होता है। ये जैसे ही आप जाओगे तो ये उड़ जाएगा,
और ये खास करके जब आप पौधे लगाते हैं, जब छोटे पौधे रहते हैं, उसी स्टेज पे ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो आपके पत्ते को क्या करेगा, पूरा छन्नी बना देगा, पूरा आपका अल्टीमेटली वो पौधा ही सूख जाता है। और उसका अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा खीरे में, घिया में, डान्नी में, करेला में, कद्दू में, सब में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप तो सबसे पहला अगर घर में घरेलू आपने थोड़े बहुत पौधे लगाए हैं तो चूल्हे की राख से भी कंट्रोल हो जाता है। इसके ऊपर चूल्हे का राख डालना है, वो पत्ते के ऊपर, और पूरा एक तरह से जब तक पौधा कम से कम 1-1.5 फीट का नहीं हो जाए तब तक आप इसको देखभाल करनी पड़ेगी। दूसरा जो दवाई आती है, एक आता है अलांटो, बहुत अच्छी दवाई है ये। इसका एक स्प्रे 1 लीटर पानी में 1 ml डाल करके अगर स्प्रे करते हैं इसको, तो ये 100% कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करेगा, वो 15-20 दिन तक वो नहीं आएगा, तब तक आपका पौधा जो है ग्रो कर जाए। 1 लीटर पानी में 1 ml अलांटो करके आता है, ये बहुत बढ़िया दवाई है, इसको आप डाल सकते हैं। दूसरा जो आप बोला ना कि फ्रूट पे पौधे लग जाते हैं या फल लगने का टाइम में फल गिरने लग, फूल सूख जाते हैं, तो आपको मैं बताऊं, जो हम लगाते हैं पौधे, जो हम खीरा बाहर लगाते हैं, उसमें मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर होता है। जो मेल होता है वो गिर जाता है, जो फीमेल रहेगा वही फल बनेगा। तो वो जो मेल फ्लावर होते हैं वो उसकी संख्या होती है 10 और फीमेल की संख्या होती है 1, यानी 10:1 का रेशियो करीब करीब आता है। हाइब्रिड में ये रेशियो कम हो जाता है, इसमें 2:1 का भी आ सकता है कि 2 फूल मेल का आएगा और तीसरा फूल जो है फीमेल का आ जाएगा। लेकिन जो हम नॉर्मल वैरायटी, जो देसी वैरायटी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लगाते हैं तो उसमें 1:10 का रेशियो, 1 फीमेल आएगा तो 1 फल लगेगा, बाकी 10 फूल गिर जाएंगे। तो ये नेचुरल कंडीशन है। दूसरा, अगर फल लगने के बाद फल बड़े हो गए, घिया, डान्नी, करेला, खीरा, कद्दू, और फल सूख रहे हैं, तो वो कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, जो इन्होंने बोला। तो उसमें क्या होता है, फ्रूट फ्लाई डंक मारता है बहुत छोटे पोर्शन में। जब छोटा पौधा, फल बहुत छोटा होता है, वो डंक मारता है। जहाँ डंक लगेगा वहाँ से क्या होगा, वो फल आपका या तो सड़ जाएगा और या फिर मुड़ जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो फ्रूट फ्लाई, उसके लिए कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, एक फेरोमोन ट्रैप आता है। ये हमारे एटिक में भी मिलता है, यहाँ पे अभी तो नहीं मिलना शुरू हुआ है, लेकिन 1 महीना के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी एक बोतल में देखा होगा, बोतल लटकाया हुआ, बोतल को हम लटका देते हैं और वो जितने मेल मधुमक्खी है, मक्खी है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, वो मेल सारा अट्रैक्ट हो जाता है और फीमेल खाली बच जाता है। तो फीमेल अंडे देने लायक नहीं रहती है, वो सब जो मेल खत्म हो जाएगा तो फीमेल अंडा देने लायक नहीं रहेगी, तो पॉपुलेशन इसके अपने आप 0 हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई। अदरवाइज इसके कंट्रोल के लिए हम सेविन का दवाई का स्प्रे भी करते हैं, उसका क्या बोलते हैं, मेलाथियोन का भी स्प्रे करते हैं। तो ये भी दवाई है इनके, या फिर गुड़ के साथ सिरका मिला करके भी हम इसका स्प्रे करते हैं। काफ़ी हद तक इसको, वैसे तरीका यही है कि इसको कंट्रोल करने से ज़्यादा इसको भगाना ज़्यादा ईजी है, हमारे खेत में ना आए तो वो। और ये चूँकि फल तो सब दिन लगता रहेगा, तो लगातार स्प्रे करते रहोगे आप 15 दिन के बाद। उससे बेटर है कि फ्रूट फ्लाई का ट्रैप लगा दो आप, वो कंटिन्यूअस आपका 3-4 महीने तक काम करेगा, जब तक फसल रहेगा। ठीक है। सर वो मतलब जैसे बेल होती है ना, वो बीच में कट जाती है, फिर चाहे घी हो तो हाँ, घी फट जाता है, कट जाती है सर बेल बीच में। बेल कट जाती है मतलब नहीं समझा मैं आपकी बात। सर जैसे बेल लगी होती है ना, हाँ। वो दाल हो गई कितना बड़ा टूट जाती, मतलब कट जाती है वो अपने आप ही, पता नहीं कैसे। कीड़ा काटता हूँ। कीड़ा काटता होगा, वो तो कीड़ा काटता होगा। ये खास करके टमाटर में होता है, नॉर्मली हमने देखा है इसको ना टमाटर में, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेम बोरर, स्टेम कटिंग करता है ये। लेकिन जब हम टमाटर लगाते हैं या शिमला मिर्च लगाते हैं तो बचपन की अवस्था में ही उसको काटता है वो, ज़मीन के बराबर में। लेकिन अगर आपका घिया डानी में प्रॉब्लम, एक तो सुना है कि उसकी तने फटने लगते हैं, उसका जो बेल है ना वो फटने लगेगा, और या फिर उसमें से गोंद निकलने लगता है कई बार। और तीसरा होता है क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे पूरा घिया का पौधा है तो एक ब्रांच, कोई भी ये शाखा, वो सूख जाएगी। नहीं सर, मेरे जैसे ब्रांच लगी हुई ना, तो उसको बीच में कट जाती है, चाहे घी होती हो। तब तो कीड़ा कोई काटता होगा, या फिर कोई आपका पड़ोसी होगा। हाँ, पड़ोसी बहुत होते हैं ऐसे, आपको नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप भी किसी के पड़ोसी होगे ना तो आपको भी पता होगा। नहीं, इसको ये आपको ज़रूरत वैसे इतना होना नहीं चाहिए। अगर कभी हो तो मैंने मोबाइल नंबर दिया ना आपको, और व्हाट्सएप से भी जोड़ दूंगा, तो आपने फ़ोटो खींच के भेजना मेरे को, ठीक है ना। तो 1-2
हाँ नहीं हो सकता है, मे भी थोड़ा मेरी जानकारी में भी आ जाए, क्योंकि काटना बाद में तने को तो नहीं काटता, ये तो मुझे पता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेन तने को काट दे। हाँ फट जाएगा उसमें, वो सूख जाएगा, बट काटने वाला सिस्टम मैंने भी नहीं देखा। इतना बड़ा कीड़ा तो नहीं होता है जो कि उसको तने से ज़्यादा उसको लीफ से मिल जाता है। हो सकता है मे भी काटता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं काटता होगा, लेकिन काटने के निशान हो सकते हैं। जितने भी कीड़े हैं वो रस चूसने वाले ज़्यादा हैं या पत्तियों को खाने वाले ज़्यादा हैं। स्टेम को खाने वाला कीड़ा जो है वो है, जैसे हम कहते हैं दीमक लगना, तो दीमक मोटे में लगेगा, मोटे तने में लगेगा, जैसे आम के पौधे में, लीची के पौधे में, इसमें लग सकता है दीमक। इनमें मुश्किल है, आप क्या कैसे काटता होगा ये देखना पड़ेगा मेरे को भी। हाँ मैडम, गेहूं और ना धान में ना काले काले दाग पड़ जाते हैं पकने के टाइम। गेहूं के दाने में, दाने में हाँ जब हम थ्रेसर करते हैं ना तो काले काले निकलते हैं। और धान में भी बहुत ज्यादा होते हैं। धान में ही होता है, धान में और कनक में, दोनों में होता है, दोनों में हो जाता है। आपने देखा होगा ब्लैक स्मट बोलते हैं उसको, ब्लैक स्मट होता है। और हाँ जी, ब्लॉक से लाते हैं ना। हाँ उसमें ज़्यादा होता है। देखिए एक्चुअली क्या, अच्छी वैरायटी आप लोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी वैरायटी। आपके नज़र में क्या है? आपको अगर बोला जाए कि अच्छी वैरायटी लेनी, तो कौन सी वैरायटी आप लोगे? आप वही वैरायटी लोगे जो ज़्यादा उत्पादन देती है ना। एक ही चीज़ दिमाग में होता है। कभी आप ये नहीं कहोगे कि उत्पादन भले कम हो, प्रोडक्शन भले कम हो, उपज भले कम हो, लेकिन उसमें बीमारी नहीं आनी चाहिए। ऐसा वाला बीज मांगने वाला किसान बहुत कम होता है। किसान कहता है कि खूब झाड़ होनी चाहिए हर चीज़ का, तो वो हमारे, अगर एक चीज़ स्ट्रांग होगा तो दूसरा चीज़ कमज़ोर ज़रूर होगा, ठीक है ना। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो हो सकता है आज्ञाकारी ना हो, अगर आज्ञाकारी होगा तो हो सकता है पढ़ने वाला ना हो। तो कुछ ना कुछ बैलेंस जो है नेचर का अपना रहता है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी वाला जो बीज, वो भी किसान के खेतों में ही उगाया जाता है। उसके रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं, उनके यहाँ में बीज दिया जाता है, और फिर वो, इनको पता ही होगा, जब उनका प्रोडक्शन होता है फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उनका ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग होकर पैकिंग होता है। तो उसके बाद जब क्रॉप लगी होती है तो 3-4 बार इंस्पेक्शन होता है जिस क्रॉप को, जिस फार्मर के यहाँ लगा है। तो ये आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेंसली कहीं से एग्रीकल्चर वाले आपको बीज ऐसा देते हैं, लेकिन ये बीमारी ज़रूर है कि ये बीज के साथ लगा हुआ होता है। बीज को आप ऐसा करो ना, जब आप बीज लगाने के लिए कनक का ले जाते हैं या धान का भी ले जाते हैं, तो जब आप बीज डालने जाते हैं उसके पहले बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज को उपचार करेंगे तो, और उपचार किससे करना है? बेबिस्टीन से कर दो आप। जब कोई बड़ी दवाई नहीं लेनी है तो बेबिस्टीन दवाई बड़ी सस्ती होती है, और इसको बहुत कम 1 किलोग्राम बीज में 1 ग्राम या 2 ग्राम दवाई लगता है, बस, ज़्यादा नहीं। 1, 2, 3 ग्राम दवाई आप डाल दो तो जो उसमें चिपक जाएगा उतनी ही दवाई हमारे को चाहिए, बाकी दवाई आपकी बच जाएगी। तो बेबिस्टीन से सीड ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, बीज उपचार, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल रहती है। अदरवाइज जब उस समय बनने लगते हैं, कई बार बारिश हो जाती है तो ये कम हो जाता है। और जब आप इसको थ्रेसिंग करने के लिए निकाल के ले जाओगे ना आप लोग, तो क्या होता है ना, देखिए ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। अगर बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन होगा तो बीमारियां कम होगी और क्रॉप अच्छी होगी, लेकिन आजकल फेवरेबल टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है। कभी ना कभी आपको क्रॉप, जैसे अगर हम बोलें कि टमाटर लगाने के लिए 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा भी होता है 42 डिग्री भी हो जाता है, कभी आपका 18 डिग्री भी हो जाएगा। तो टेम्परेचर और जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हवा, पानी, बारिश पे हमारा कंट्रोल नहीं है, टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके कारण से बीमारी का किसी साल ज़्यादा आ जाती है, किसी साल कम आता है। मक्का तो नहीं लगाते आप लोग? नहीं लगाते हैं ना। धान और कनक वगैरह लगाते हैं, दलहन नहीं लगाते, कुछ भी दाल वगैरह, सोयाबीन लगाते हैं, चना वगैरह नहीं लगाते हैं जैसे कनक वगैरह। क्यों नहीं लगाते चना? चना भी लगाते हैं और इसमें कीड़ा लग जाता है। पहले होता था ना, अब क्यों नहीं होता है? ना होता है तो आप लगाया करो ना। देखो जो दाने बनने लगते हैं ना, उसका भी कंट्रोल है। दाल आप लोग को सोसाइटी से मिलता है, इसलिए आप लोग लगाते नहीं हो। नहीं मिलता सोसाइटी से तो पक्का लगाना था, ठीक है ना। तो सारे तो वैसे ही हैं सब, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई किसान तो लगाए रहा। इतना सुंदर दाना आपको सोसाइटी में या दुकान में मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ग्रो कर रहा होगा ना। तो आप क्यों नहीं, आप लोगों ने छोड़ क्यों दिया? छोड़ना नहीं चाहिए। आप कनक जब भी लगाओ तो चलो आपको आगे बताते हैं कैसे लगाना है। हाँ जी, सर हमने पानी फाक के पौधे लगाए ना, हाँ। लेने को तैयार
कितने 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 पौधे हैं? 5 पौधे लगाए थे। अच्छा। उसमें एक ने बहुत बड़ा हो गया था फल देने के लिए और सूख गया वो। सूख गया जब, देखिए आजकल क्या है ना, देने गया था उसको। हाँ फल भी लग गया था। ये जो पहाड़ों में जो परसिमोन वगैरह हम लगाते हैं, जिसको जापानी फल बोलते हैं आप, इसमें इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। अगर नीचे सप्पड़ आ जाए ना, कोई पत्थर आ जाए, नहीं, तो ये सूख, तो उसके ऊपर के कलम की थी तो वो तो कलम नीचे आ रही है उसका पौधा, और वो के कलम की है वो सूख रही है। कलम सूख गया तो कलम कमज़ोर होगा, इसका मतलब ढंग से लगाया नहीं। बढ़ गया था वो, बड़ा फल दे रहा था। फल दे रहा था नहीं तो कितने साल फल दिया? अभी लगे थे इस साल भी। 1 साल तो पहले साल तो वैसे भी फल नहीं लेना चाहिए था। क्यों पहले साल तो हम वैसे भी कहते हैं कि फल, पिछले साल थोड़ा कम दिया था, इस साल थोड़ा ज़्यादा थे फल लगे तो सूख गया पूरा। पानी वानी देते थे आप उसको? इसकी जड़ें जो हम बाहर से लेके लगाया होगा ना पौधे, जब हम ग्राफ्टेड पौधे लाते हैं ना, या बाहर से लेकर के हम हॉर्टिकल्चर के प्लांट लगाते